माई वे, गो ट्रांजिट एंड पियर्सन एयरपोर्ट एक्सप्रेस पास। आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 फॉर योर फर्स्ट एक्सेस इन दिस हाई डिमांड प्रोजेक्ट और विजिट teamsabarwal.com। Once again, welcome to the program और पीके जी हमारे साथ हैं हर वेडनेसडे की तरह 416-593-0055 हैं स्टूडियोज के फोन नंबर बातचीत करने के लिए। पीके जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सोनम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सोनम जी, वंडरफुल। पीके जी, मैसेज आया है अभी कि ये जो नेक्स्ट मंथ चांसेस हैं अभी बैंक ऑफ कनाडा के, तो व्हाट यू थिंक कि इंक्रीज होंगे इंटरेस्ट रेट कि नहीं? नहीं, देखो बात यह है कि जैसे अब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया, 4.4% आ गया कल। लेकिन मैं इसके ऊपर बता दूं कि ये जो 4.4 है वो कोर घटा है ना कि बढ़ा है, बट ये जो ठीक है बढ़ गया 4.3 से 4.4। मैंने इसको जैसे ही ये रिपोर्ट आई तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी शुरू करी। थोड़ा सा क्या 4-5 घंटे मेरी आदत है रात को बैठ के मैं सारा करता हूँ। तो सारा नटशेल ये निकला। इसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि वी शुड टेक इट एज ए वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल इन्फ्लेशन। तो ये 1 मंथ का डाटा जो है ऑब्वियसली ये कोई ट्रेंड सेट नहीं करता। तो ये वैसे भी 39 ईयर के अंदर जो है वो टोटल जो इन्फ्लेशन था वो जो उसके बाद घटा फिर बढ़ के वो 8.1 हो गया था। अब सारी चीजें अगर देखें तो ये जो 4.4 आया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर जो सबसे बड़ा रोल है ना वो मॉर्गेज इंटरेस्ट कॉस्ट का है जो कि 28.5% बढ़ गई, और दूसरा रेंट प्राइस जो 6.1% बढ़ गए एक महीने के अंदर मंथ ओवर मंथ। तो ये जो है ना मेरे हिसाब से ये कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ये कोई ट्रेंड सेटिंग नहीं है, तो ये इसके ऊपर हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी। बैंक ऑफ कनाडा ने भी ये कह दिया है, सेंट्रल बैंक ने भी ये कह दिया है कि ये ओवरऑल इन्फ्लेशन वो इस समर को 3% तक लेकर आएंगे। और ये मैं बता दूं बिना इंटरेस्ट रेट बढ़े होगा। जो अभी 7 जून को जो हमारा दोबारा इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है वहां सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर तब भी क्लियर नहीं हुआ तब जाके कह सकते हैं कि जो 12 जुलाई के आसपास शायद वो डेट है तब शायद इनको बढ़ाना पड़ जाए। पर मेरा मन कहता है कि ये चीज जो है वो ठीक नहीं है, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। ये देखो क्या होता है, 4 कदम तेज भागे तो एक बार 1 कदम धीरे भी हो सकता है। अभी ट्रेंड सेट नहीं हुआ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। बाकी तो जैसे कहते हैं अभी अगले उसमें इन्फ्लेशन उसके अंदर पता चल जाएगा, और मेरे को पक्की उम्मीद है कि अगली बार इन्फ्लेशन कम आएगा। जी 416-593-0055 नंबर है। इस नंबर पे कॉल कर लें आप भी। आपका कोई क्वेश्चन है पीके जी के साथ, यू कैन कॉल इन स्टूडियो। जी पीके जी, थोड़ी सी मार्केट अपडेट की बात कर लें। जी मार्केट देखो, मार्केट का तो तुम देख ही रही हो सोनम क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। सेल्स फार आउट पेसिंग सप्लाई, और इतनी टाइट पोजीशन होगी। सीरिया की रिपोर्ट आई है कि इतनी टाइट पोजीशन होगी इस वक्त कि लगभग वही हाल होना शुरू हो गया कि हर घर मल्टीपल ऑफर्स में जाना शुरू हो गया। और जो है सेल जो है 11.3% बढ़ गई मार्च से अप्रैल के अंदर, बावजूद इसके कि मार्केट में इन्वेंटरी नहीं है। देखिए नई लिस्टिंग्स कम है, सेल बढ़ गई, इसका मतलब क्या निकलता है कि मार्केट और टाइट हो गई। मार्केट में नई चीजें कम आ रहे हैं, नए घर कम आ रहे हैं। मान लीजिए 10 आए और सेल होगी 13, यानी कि इन्वेंटरी लेवल जो वो कम हो गया। और पता है इन्वेंटरी लेवल कम होकर कहां तक चला गया? सिर्फ 3.3 मंथ्स का रह गया सिर्फ टोटल इन्वेंटरी लेवल। तो ये एक कंसर्न है, बहुत बड़ी कंसर्न है। और आपको अगर मैं मेजर मार्केट्स की बात करूं ऑल ओवर कनाडा, और लगभग सारी मेजर मार्केट्स के अंदर जो है ना वो प्राइस बढ़ गया। और इसको बीट, पूरे कनाडा को बीट पता है किस मार्केट ने किया है? बिल्कुल आपके पड़ोसी जी हैमिल्टन बर्लिंगटन। 3.9% यहाँ पर जंप आया है, हाईएस्ट जंप आ गया इस महीने के अंदर। इतना बड़ा जंप। और उसके बाद किचन वाटरलू का नंबर आ रहा है। ऐसे तो ग्रेटर वैंकूवर में भी 2.4% का जंप है, एडमिंटन में भी है। मेरे ख्याल से बेरी जैसे है 1.4 है, ऑटवा 2.1 है। लंदन जहां पर इसको सोई सिटी कहते थे वहां पर भी 2.5 का जंप आ गया। मार्केट जो है इस वक्त बहुत गर्मा-गर्मी। अभी तो पूरा समर आया नहीं है, अभी तो स्प्रिंग शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या, जब ये न्यू इमिग्रेंट्स और ये चलो ये वाली बात जो इंटरेस्ट रेट की हम कम होने की कर रहे थे वो रुक भी गई टेम्परेरी। सबसे बड़ा जो इसके अंदर कल्प्रिट है ना सोनम वो है सप्लाई नहीं है, इन्वेंटरी मार्केट के अंदर नहीं है। ये सीरिया की रिपोर्ट जो भी आई है वो मैंने आपसे शेयर करी। जी 416 आगे चल के कहोगे तो रेंट की बात भी कर लेंगे, वो भी बहुत बड़ी कंसर्न बनी हुई है। जी एक कॉल ले लेते हैं पीके जी, उसके बाद हाँ जी लाइन 1। हेलो हाँ जी सोनम कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। आप सुनाएं जी।
जी मैं ठीक हूँ। पीके जी से बस ये एक शॉर्ट एंड क्विक क्वेश्चन करना है, ये रेंट टू ओन क्या चीज होती है और इसमें किसको ज्यादा फायदा होता है, सेलर को या बायर को? जी 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 देखिए, रेंट टू ओन को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसको डिटेल में मैं हमेशा सोचता हूँ इसके ऊपर मैं टॉक शो करूँ, लेकिन वो टाइम नहीं मिलता हमें टॉक शो का। देखिए रेंट टू ओन जो है ना, ये इट गोज इन फेवर ऑफ सेलर। मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि रेंट टू ओन के अंदर पहली बात तो है कि आप अपना बॉस एक सियाना लॉयर हायर करिए। रेंट टू ओन का एग्रीमेंट किसी अनएक्सपीरियंस से मत बनवाइए। देखिए बहन जी, रेंट टू ओन एक सेलर, आप मुझे एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका मान लीजिए घर है और आपका घर मार्केट में 1 मिलियन का बिकता है आज, तो आप उस घर को 4 साल के बाद बेचने के लिए आज गारंटी क्यों करेंगी, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। जब आज ही मेरे को 1 मिलियन मिल रहा है तो मैं एक 4 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? उसके 2-3 कारण हो सकते हैं सेलर के, या तो वो लालची हो, ज्यादा पैसे मांग रहा हो, या उसका घर बिक ना रहा हो, ठीक है, और या कई बार क्या होता है टेनेंट ही नहीं निकलता, उसी से एग्रीमेंट कर लेता है वो। रेंट टू ओन के अंदर इसकी क्लॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बायर को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और रेंट टू ओन वही बायर को करना चाहिए जिस बायर को ये पता हो कि 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद जब मेरे को ओनरशिप मिलेगी तब मुझे मॉर्गेज मिल जाएगी। ये रेंट टू ओन उसके लिए ज्यादातर होता है जिनके पास डाउन पेमेंट नहीं है, आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे, तो वो कहता है चलो ये आपका मान लीजिए रेंट है 2000, आप मुझे 3000 महीने का देना शुरू कर दीजिए, 1000 आपका रेंट टू ओन के लिए आपका डिपॉजिट मेरे पास जुड़ जाएगा, साल का 12000 जुड़ गया, 4 साल का 48,000 50,000 जुड़ गया ब्याज लगा के, तो आपके पास 4 साल के बाद $50,000 डाउन पेमेंट हो गया। अब सवाल ये उठता है, डाउन पेमेंट तो 50,000 इकट्ठा हो गया, तो क्या आपको 4 साल के बाद फिर भी मॉर्गेज मिल जाएगी? क्योंकि तब भी तो आपकी इनकम आपको प्रूव करनी पड़ेगी ना ये मॉर्गेज लेने के लिए। अक्सर आदमी यहाँ गलती कर जाता है और 4 साल के बाद पता चला जी आपने $8 लाख का आपने रेंट टू ओन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और रेंट में बैठे रहे, 50,000 सैलरी के बाद जुड़ गया, और जब 50,000 के बाद आपको $7.5 लाख चाहिए प्लस 25-30 हजार को क्लोजिंग कॉस्ट चाहिए, $8.25 लाख चाहिए, तो $8.25 के लिए आपको लगभग 1.5 लाख महीने की इनकम चाहिए। 1.5 लाख तो मैंने बहुत कम बताई है क्योंकि हो सकता है उन दिनों इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। अब पता चला जी आपकी इनकम तो 60,000 है, अब मुझे बता दीजिए तब आपको लोन कहां से मिल जाएगा? ये सारी बातें बड़े ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तब आपको खतरा हो जाएगा वो जो 50,000 जोड़ गए थे वो भी डूबने के। प्लस इसके अंदर कई और क्लॉजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घर के अंदर आप रह रहे हैं, उसकी रिपेयर कौन करेगा, कोई नुकसान हो गया उसका जिम्मेवार कौन होगा। डिफॉल्ट की क्लॉज बड़ी जबरदस्त इसके अंदर सेलर डाल देता है कि अगर आप डिफॉल्ट में आ गए तो आपका पैसा जब्त। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसको आसानी से मत लीजिए। लॉयर के साथ बैठ के, उनके साथ बैठ के पूरी इसका एग्रीमेंट बनाइए, वो भी तब जब आपको पूरी श्योरिटी हो कि आपको 3-4 साल के बाद आपको मॉर्गेज मिल जाएगी। जी ठीक है जी बहन जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एंड शॉर्ट में मुझे लगता है ठीक समझा दिया शायद, बहुत बढ़िया। टाइम कम था, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाता था। जी जी, बट आपने वो कंक्लूजन बहुत अच्छा बता दिया, जिसको समझना चाहिए था आई थिंक उनको समझ आ गया होगा। जी जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो जी जी, पीके साहब से मैंने पूछना था कि ये GST रिबेट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये न्यू कंस्ट्रक्शन में जो बाय करते हैं कॉन्डो वगैरह, तो उसमें जो रिबेट मिलती है कितनी मिलती है? नहीं ये GST पहली बात तो नहीं है जी, आजकल HST है, ठीक है। HST के अंदर मैं 2 मिनट लगा देता हूँ सोनम, इनके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। ये HST रिबेट मिलती नहीं है, मिल चुकी होती है आपको ऑलरेडी। जो आपने नया घर बुक कराया होता है उसके अंदर आपको HST जुड़ चुकी होती है 13%, जिसमें 5% फेडरल होता है और 8% प्रोविंशियल होता है, वो ऐड हो चुका होता है और माइनस आपको रिबेट मिल चुकी होती है ऑलरेडी आपके परचेज प्राइस के अंदर। और रिबेट जो मिलती है, जो फेडरल पोर्शन होता है भाई साहब 5% HST का, उसके ऊपर आपको 36% टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 6,300 ये आपको रिबेट मिल चुकी होती है फेडरल की। और जो प्रोविंशियल का होता है जिसका 8% होता है 13% का, उसमें आपको 75% ऑफ HST टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 24,000 ये आपको रिबेट मिल चुकी होती है ऑलरेडी। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए जब आप क्लोजिंग होती है तो आपसे स्केड्यूल 3 आपका लॉयर भरवाता है, फॉर्म भरता है, जिसमें पूछता है कि आप इसमें एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं। अगर आप कहते हैं हम एंड यूजर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको ऑलरेडी रिबेट मिल चुकी है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, और वो बोलना सच चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे ये CRA के पास पूरी इंक्वायरी है, बाद में फंस जाओगे। जो एक्चुअल है वही बताओगे। और अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं तो उनको बताएंगे कि आप इन्वेस्टर हैं, तब ये आपको रिबेट मिली थी लोग लगभग 24-25 हजार, ये आपको वापस करनी पड़ जाती है। अच्छा, और अगर उस घर को आप 1 साल के लिए रख लेते हैं अपने पास, चाहे आप ना भी रहते हो,
उसको किराए में भी चढ़ा दें तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं दोबारा वापस, तो CRA आपको वापस कर देती है। हम लोग क्या करते हैं, एक साल के लिए इंतजार नहीं करते, तो हम जो अगर उसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट फॉर्म 524 लिख लीजिए, फॉर्म 524, उसके साथ अटैच करते हैं रेंटल एग्रीमेंट विद मिनिमम 365 डेज, क्योंकि हमने प्रूव करना होता है कि एक साल हमारे पास रहेगा, और आपका स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट जिसने आपको वापस की होती है आपने, प्लस आपकी ओनरशिप के कागज, ये आपका लॉयर ही जमा करा देगा या कोई अकाउंटेंट, तो आपको ये पैसे CRA से 6-7 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाते हैं। ठीक है सर, कोई आपको बिना दिए वापस नहीं आते, दोगे तो वापस आते हैं। ठीक है सर, मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया आपको शायद इस बात को। ठीक है जी जी बिल्कुल जी, थैंक यू जी जी। नेक्स्ट कॉल। हेलो सोनम जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। जी वेलकम। पीके जी से मुझे 2 सवाल पूछना करने थे जी। तो सर, ये जो भी मतलब बिल्डर आपने टाउन होम वगैरह बेचते हैं, वो बेसिक प्राइस पे बेचने के बाद सेल वगैरह लॉक हो जाती है, उसके कुछ अर्से बाद वो कहते हैं सर हमारे पास कुछ अपग्रेड वगैरह भी है, और उसकी वो प्राइस के जो है ना 50% जो है ना अप फ्रंट मांगते हैं, तो ये क्या बिल्डर का अप फ्रंट मांगना सारी प्राइस का उचित है? और दूसरी बात ये है कि 2027 में आपकी क्या फ्यूचर फोरकास्ट है हैमिल्टन और ये बर्लिंगटन एरिया में या ओकविल एरिया में? जी, दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जब ये अपग्रेड के लिए बिल्डर आपको बुलाता है तो आपसे 50% आपने कहा है मांगता है, नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये उनकी चॉइस है। कोई बिल्डर 25% मांगता है डिपॉजिट अप फ्रंट, कोई 50% मांगता है, कोई 0 मांगता है, वो आपके परचेज प्राइस में उसको ऐड कर देते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 के अपग्रेड कराए, ये अलग अलग बिल्डर की अलग अलग पॉलिसी है। आपने मान लीजिए एक घर 9,50,000 का लिया था, बुक किया था, और आप 50,000 के अपग्रेड मांग रहे हैं, तो आप बिल्डर को कह सकते हैं कि मेरे को आप 0 मैं पैसे दूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर मॉर्गेज लेनी है। लेकिन क्योंकि मॉर्गेज 20% के बाद ज्यादातर मिलती है 80%, तो बिल्डर ये कहता है कि चलो अपना आपका हिस्सा जो 20% है वो तो कम से कम दे दीजिए। कई बार बिल्डर आपसे 25% भी मांग लेता है। बस 50% जरूरी नहीं है, आप उनसे नेगोशिएट करिए भाई साहब। ये हमने तो कई बार ऐसे केसेस भी देखे, हमने बिल्डर को पैसा नहीं दिया, हमने कहा हमारे परचेज प्राइस में ऐड कर दो, हम सारे के ऊपर मॉर्गेज लेंगे, हम फर्स्ट टाइम बाहर है, हमारा तो 5% डाउन पेमेंट है, हम तो 95% मॉर्गेज लेनी है, सारा ऐड कर दो। मैक्सिमम बिल्डर जो है ना वो आपसे प्रूफ मांगेगा, पर इसका प्रूफ भी नहीं मांगेगा क्योंकि उसने आपको $1 मिलियन का घर बेचा है, उसको $1 मिलियन की फिगर होनी चाहिए, ना कि $50,000 की। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। और 2027 सर हैमिल्टन की और बर्लिंगटन और ओकविल की सर 2027 सर आपको मैं अभी भी मैंने सोनम को रिपोर्ट दी है कि हाईएस्ट जंप जो आया है हैमिल्टन और बर्लिंगटन का आया है, और हैमिल्टन और बर्लिंगटन रुकने वाले नहीं है, और ये रुकने वाले पता कब तक नहीं है, अगले 10 साल तक रुकने वाले नहीं है। 27 तो बिल्कुल पास आ गया, ये 10 साल तक रुकने वाले नहीं है। ये तरक्की वाला एरिया है, ये सारा एरिया हैमिल्टन के। आप आगे भी चले जाओगे, देख लेना आप, इसके आगे भी चले जाओगे, मैं तो कहता हूँ वो ब्रैंडफोर्ड और पेरिस तक चले जाओगे आप। ये पूरी की पूरी बेल्ट बहुत ज्यादा आगे जा रही है, इसकी बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी पीके जी से एक सवाल था जी, जो इन्होंने अभी बताया कि रिबेट लेते हैं, डज दे हैव टू साइन ए लीज विद समबडी और दे कैन कीप द हाउस विद देमसेल्फ? या वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो थोड़ा दिल खुश हो रहा है सोनम, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हम लीज इसलिए यूज करते हैं कि हम 1 साल तक CRA से वापस लेने के लिए वेट क्यों करें। हमें CRA को ये प्रूव करना होता है कि ये घर हमारे पास 1 साल रहेगा। अगर आप उसको लीज नहीं करते तो आप CRA को कैसे प्रूव करेंगे कि मेरे पास रहेगा? तो CRA कहता है तुम कभी भी बेच सकते हो, तो CRA को 1 साल तक पैसे नहीं, 1 साल के बाद फिर आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट भी 3 ईयर है, उसके बाद वो भी नहीं मिलते। हम इसको लीज में इसलिए चढ़ा देते हैं, और यहाँ चढ़ाते भी है क्योंकि खाली को पड़ा रहे। खाली के ऊपर आजकल वेकेंट टैक्स भी लगने वाला है, टोरंटो में तो शुरू हो गया, पील रीजन के अंदर भी अभी ये इन्होंने प्रपोजल डाल दिया है, यहाँ पर भी टैक्स लगने वाला है। वेकेंट रख के वैसे ही आपके ऊपर 1% टैक्स लग जाएगा। तो किराए पे चढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब रेंटल एग्रीमेंट 365 दिन का होता है तो हम CRA को ये भेज के प्रूव करते हैं कि इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट फॉर रेंटल 365 डेज। तो ये प्रूव हो गया कि हम इसको 365 दिन तो रखेंगे अपने पास। जी तो इस जब प्रूव हो गया तो आपने हमारा पैसा क्यों रोका हुआ, आप हमें अभी भेजो, तो CRA आपको 3-4 हफ्ते के अंदर पैसे भेज देता है आपके वापस। ओके, थैंक यू पीके जी। दे शुड कॉल यू गुरु, नॉट द पीके सब्बरवाल। सॉरी भाई, आपकी बात कट गई, क्या कहा सर आपने? मैंने बोला दे शुड कॉल यू पीके गुरु, नॉट द सब्बरवाल। नहीं सर, आप लोगों को दिया है सब कुछ, तो अब वो रेंटल एग्रीमेंट हम इसीलिए डालते हैं सर कि हमारा पैसा जल्दी मिल जाए। ठीक है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी, और पीके जी कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करना? जी सुनो, अभी
किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज की बड़ी हाई डिमांड है, लगभग खत्म ही हो गया वो तो। सेंट्रल कोर्ट वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स, टॉप बिल्डर्स, और इसके 19 प्रोजेक्ट जो आए थे अभी कोई भी आज तक नहीं रुका, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनकी, तो बल्कि ऑक्यूपेंसी और क्लोजिंग तो साथ साथ भी चल जाती है। वेरी रिस्पेक्टेड बिल्डर, बड़े अच्छे हैं। इसका ये लैम, उनके साथ मैं अभी दुबई भी गया हुआ था, तो बहुत जबरदस्त एक काम करते हैं। इनका प्रोजेक्ट भी बड़ा कामयाब, बड़ा जबरदस्त इन्होंने प्राइस रखा, बिल्कुल सबवे के ऊपर है। एक तो ये प्रोजेक्ट है, यूनिट नहीं है मार्केट में, इनकी खत्म हो गई है लेकिन मांगी जा सकती है क्योंकि 10 डेज कूलिंग पीरियड के अंदर कई बार वापस भी आती है। दूसरा 27 और 28 तारीख को आपको पता ही है, न्यूज़ एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स एक ओपन हाउस करने जा रहा है डाउनटाउन में। सारी खबरें मंडे से शुरू हो जाएंगी। सेल सेंटर के अंदर, जिसके अंदर आपकी इतनी महंगी कार पार्किंग भी फ्री होगी। हम विल टेक केयर ऑफ योर कार पार्किंग एंड स्नैक्स विल बी सर्व्ड। 27 और 28 तारीख को हम इसको प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसकी पूरे तरीके से मंडे से शुरू हो जाएगा, जिसमें हम बहुत जबरदस्त कुछ प्रोजेक्ट, कुछ यूनिट्स वगैरह स्पेशल रेगुलर के लेके आ रहे हैं। तो महंगे वाले यूनिट होंगे, बड़े वाले यूनिट होंगे, और उसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं वहां पर, और बिल्डर से बात हो चुकी है, तो ये भी खबर सुनेंगे। प्लस एनी अदर प्रोजेक्ट अगर आपको कोई अच्छा लगता हो या पूछना हो, आई वुड से कि 1 नंबर, मेरा नंबर, बस सारे प्रोजेक्ट उसके अंदर आ जाते हैं। हम आपको मिलके आपको बता देते हैं क्या प्रोजेक्ट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और वी आर ऑल्सो हायरिंग एजेंट्स सोनम, एज यू नो, पिछले हफ्ते भी बहुत सारे एजेंट हमने हायर किए हैं। तो इन सब बातों के लिए एक ही नंबर है 647-299-4757, 647-299-4757 टू टेक्स्ट मी एंड आई विल कॉल यू बैक। पर एक बात बता दूं, एक बधाई देना चाहता हूं अपने सब उन इन्वेस्टर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली इस एक महीने में मेरे से 30-40 जो रेगुलर के यूनिट्स लिए हैं, और आई एम द टॉप प्रोड्यूसर देयर, वो सब 80-80 हजार 1-1 लाख तक कमा चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इंसेंटिव्स खत्म हो गए हैं। ये कमा चुके हैं, ये उनको मैंने कहा था आप 1 महीने के अंदर इतने कमा लोगे। अब हम बड़े वाले यूनिट्स लेके आ रहे हैं, उसके बारे में एड मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सोनम। थैंक यू बीकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी और सभी लिसनर्स का जिन्होंने आकर क्वेश्चंस पूछे और आपसे बातचीत की। और अच्छे क्वेश्चन थे, आज बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छे थे। ठीक, थैंक यू बीकेश जी, हैव अ गुड डे, और फिर नेक्स्ट वीक आपसे बातचीत होगी। थैंक यू।